यहाँ पर जो सब लोग आए हैं मंच के ऊपर और आप सबको नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। इस एग्ज़ाम ने मुझे एक बहुत अच्छी आदत लगाई है। सुबह अगर कुछ लोग हो तो उनको पता है मैंने क्या कहा था कि नोट्स निकाले जाए। आपको पढ़ाई करनी है, कुछ बात करनी है तो थोड़े बहुत नोट्स निकालने चाहिए, मतलब बाद में गड़बड़ नहीं होगी। रिज़ल्ट लगने के 10 मई को ये रिज़ल्ट आया और जब से रिज़ल्ट आया है तब से मेरी ज़िंदगी चेंज हो चुकी है। बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल चुकी है मुझे। अंसार शेख, जिसे बहुत कम लोग जानते थे, मेरे गांव के कुछ लोग और मेरे रिश्तेदार, आज बहुत सारे लोग उसे जानने लगे हैं। बहुत पॉपुलैरिटी बढ़ चुकी है, ज़िंदगी बदल चुकी है। रिज़ल्ट लगने से पहले मेरा बहुत बड़ा स्ट्रगल हुआ था। आप सारे लोगों को पता है कि बहुत बार ऐसा वक्त आया कि खाना खाने के लिए टाइम नहीं होता था या फिर खाना खाने के लिए मिलता नहीं था। आज खाना खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन उसको खाने के लिए भी टाइम नहीं है। सुबह मैं यहाँ पर आपके प्रोग्राम के लिए आया था। यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, वो प्रोग्राम मैंने अटेंड किया। वहाँ पर भी मेरी तकरीर हुई, वहाँ पर भी मैंने बातचीत की। दोपहर में हमारे टीचर थे, उनके यहाँ पर मैं गया, उनके साथ रहा और शाम को फिर मैं आपके प्रोग्राम के लिए आ गया। पिछले एक हफ्ते से मैं महाराष्ट्र के 4-5 ज़िलों में जाकर प्रोग्राम्स कर रहा हूँ, जिसमें मुंबई, सोलापुर, बीड़, औरंगाबाद, जालना। और काफ़ी नींद की कमी मुझ में आ चुकी है, बहुत कमज़ोरी भी है। लेकिन मैंने सर से आते आते गाड़ी में बात की थी कि बहुत, जब मैं गाड़ी में बैठता हूँ किसी प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए, तब दिल में ऐसा लगता है कि भाई आज तो मर गए, मतलब आज बात होना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब भी मैं प्रोग्राम में जाता हूँ तो मैं पूरे ऑडियंस जो है उनके ऊपर से एक नज़र घुमा लेता हूँ, तो उससे मुझे एक अलग सी एनर्जी मिलती है। पता नहीं ये एनर्जी कहाँ आती है, शायद कहाँ से आती है, शायद आप लोगों के चेहरे से आती हो। जो एनर्जी मुझे मिल जाती है और उस एनर्जी पर ही मेरी गाड़ी आगे 40-45 मिनट चलती है। तो आपसे ही वो एनर्जी मुझे मिल रही है अभी। ये जो प्रोग्राम आज रखा गया है, इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि इस एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है और क्यों प्रिपेयर करना है, सबसे ये अहम बातें हैं, उनके ऊपर मैं बोलना चाहूँगा। लेकिन थोड़ा सा स्टार्ट मिलना चाहिए प्रोग्राम को, इसलिए मेरे बारे में जो सारी चीज़ें मैं 2-2, 3-3 घंटे में तकरीबन बताता हूँ, एक 10 मिनट के। मेरा नाम शेख अंसार अहमद, आप सब लोग जानते हैं। सेलगांव, तालुका बदनापुर, डिस्ट्रिक्ट जालना में मेरा जन्म हुआ। एक झोपड़पट्टी में मेरा जन्म हुआ। घर में बहुत सारी गरीबी, अब्बू रिक्शा चलाते थे। सारी चीज़ें आपने मेरे बारे में पढ़ी। 2012 में जून में मैं पूना गया। वहाँ पर फर्ग्यूसन कॉलेज में मैंने एडमिशन ली बीए के लिए। बीए की ओर बहुत से लोग नेगेटिवली देखते हैं, लेकिन मुझे वो पसंद था। साइंस मैथ्स मुझे पसंद नहीं था, तो मैंने आर्ट्स लिया और आर्ट्स कर ये यूपीएससी करना ज़रा आसान हो जाता है। फिर पूना गया, 3 साल मैंने वहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा पढ़ाई की और उस पढ़ाई से मैंने जो भी मेरे नेगेटिव्स थे, मेरा इंग्लिश वीक हुआ करता था बहुत ज़्यादा। पर्सनैलिटी में कुछ चीज़ें थी कि हम जब रूरल बैकग्राउंड से आते हैं और पूना जैसी बड़ी सिटी में जब हम जा जाते हैं तो हमारे जो एटिकेट्स, मैनर्स होते हैं वो वहाँ के बच्चों से ऑब्वियसली कम होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इसी के साथ साथ पढ़ाई, कंपटीशन, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, ये सारी चीज़ें मैंने मेंटेन की। और 18 साल का था मैं जब मैं गया पूना में। अभी 21 साल मेरी उम्र है। इस साल जो रिज़ल्ट आया है, उस साल के रिज़ल्ट में मैं द यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर ऑफ दिस ईयर बन चुका हूँ। 21 साल की मेरी उम्र है। और एक बात मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बहुत लोग जो है कि अपनी जो गरीबी होती है, घर में जो मिजरीज होती है, बहुत सारी तकलीफ़ें होती है, उनको रीज़न बता देते हैं कि भाई मुझे पढ़ना था लेकिन हमारे यहाँ गरीबी थी, भाई मुझे वो बनना था लेकिन गरीबी थी, ये बनना था लेकिन ये हो गया। तो रीज़न्स देना बहुत बुरी आदत होती है। गरीबी और आपके सक्सेस का या अमीरी और आपके सक्सेस का कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता, कोई रिलेशन नहीं होता। वो आपके सक्सेस मिलने में थोड़े हर्डल्स ला सकती है। आपकी गरीबी मुश्किलें पैदा कर सकती है, लेकिन आप उस मुश्किलों को हरा सकते हैं, आप जीत सकते हैं। मेरा एग्जाम्पल आज आपके सामने है। मैं एक्चुअली अपने घर वालों को बहुत टाइम देना चाहता हूँ। 4 सालों में मैं बस 2 बार अपनी ईद अटेंड कर पाया हूँ घर पे जाकर हमारे फैमिली के साथ। उनको बहुत सारा टाइम देना चाहता था, लेकिन उससे भी बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर कोई है। तो जिस कौम से मैं आता हूँ वो कौम बहुत ही पिछड़ी है। मतलब सच्चर कमेटी ने जो बताया है कि SC ST कम्युनिटी की स्थिति बहुत पिछड़ी है। एजुकेशन की बात हो, हेल्थ की बात हो, नौकरियों की बात हो, तो मैंने ये डिसाइड किया कि जितना टाइम मुझे मिलता है वो टाइम मैं आपके साथ स्पेंड करूँ, कुछ चीज़ें आपसे शेयर करूँ। कुछ मिथ्स हमारे होते हैं कि भाई नौकरी मिलनी है सरकारी तो पैसा भरना पड़ता है, मुसलमानों को नौकरियाँ नहीं मिलती, भेदभाव किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, हमारे बच्चों में हुनर ही नहीं होता, या फिर हमारे बच्चों को बहुत सारी अलग अलग किस्म की आइडेंटिटीज़ की प्रॉब्लम्स आती है।
तो ऐसी कोई बात नहीं होती। मैं भी बहुत पुअर बैकग्राउंड से आता हूँ। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें अपने करियर में, अपने जो पढ़ाई मैंने की उसमें मैंने फेस की है। तो वैसा कुछ नहीं होता, ये सारे मिथ्स है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर आप में टैलेंट है, अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, तो दुनिया का कोई भी इंसान आपको फेल नहीं कर सकता, दुनिया का कोई भी इंसान आपको नहीं रोक सकता। एग्ज़ाम्स जो कंडक्ट की जाती है, वो एग्ज़ाम कभी भी आपको फेल करने के लिए नहीं ली जाती, एग्ज़ाम आपको पास करने के लिए ली जाती है। यदि आप फेल होते हो तो इसमें सिस्टम का या जो एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं उनका कोई दोष नहीं होता, फॉल्ट आपका होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं इंट्रोडक्शन में बताना चाहता था। अब अहम जो मुद्दा है जिसके ऊपर मुझे ध्यान देना है, बातचीत करनी है, और उसके बाद में कुछ चीज़ों के बाद आपके साथ मेरा इंटरेक्शन होगा कि कैसे इस एग्ज़ाम की तैयारी की जाए। अब इस एग्ज़ाम की तैयारी, अब ये बहुत बड़ी एग्जामिनेशन है, हमारे देश की सबसे बड़ी ये एग्जामिनेशन होती है, और उसकी तैयारी कैसी करनी है इस विषय पर अगर मैं बोलना चाहूँ तो 3-4 दिन का एक पूरा होल डे का हमें एक वर्कशॉप रखना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी ये प्रोसेस है। लेकिन फिर भी 20-25 मिनट में जितना है मैं आपको बताना चाहूँगा। प्रीलिम मेंस इंटरव्यू, इस एग्ज़ाम के 3 लेवल्स होते हैं। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में जीएस और सीसैट 2 पेपर होते हैं। सीसैट क्वालिफाइंग है, जिसमें आपको मैथ्स, एक इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग ये पार्ट आते हैं। इसमें आपको 66 मार्क्स मिनिमम लाने होते हैं, वो नहीं आते तो आप पास नहीं कर पाते। आप 200 आउट ऑफ 200 लाते हैं तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, 66 आपको लाना होता है। जीएस 1 पेपर होता है, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, साइंस टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट साइंस, करंट अफेयर्स, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स मिला के ये पेपर आता है। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना होता है, 200 मार्क का ये पेपर होता है। तो ये प्रिलिमिनरी है। मेंस में आपको 9 पेपर होते हैं, जिनमें से 2 पेपर, एक आपकी लैंग्वेज उर्दू हिंदी जो भी हो, और एक आपको कंपलसरी पेपर लेना होता है जो इंग्लिश होता है। इसमें आपको क्वालिफाई करना है, 300 मार्क का ये पेपर होते हैं, 300 मार्क के। इसमें से आपको 75 मार्क्स लाने हैं, मतलब 25% आपको पासिंग करना है। यदि आप 25% भी मार्क्स इन लैंग्वेज में नहीं ला पाते तो आपके जो बाकी के 7 पेपर्स है वो चेक नहीं होते, आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग इन लैंग्वेजेस में कट जाते हैं। 7 पेपर बचते हैं, इसमें से 4 पेपर होते हैं जीएस 1, 2, 3, 4, 2 आपके ऑप्शनल के और एक एस्से का। जीएस 1, 2, 3, 4 का जो नेचर है, जीएस 1 पेपर है, उस पेपर में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी पढ़ना होता है। जीएस 2 होता है जिसमें आपको पॉलिटिकल साइंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल रिलेशंस की पढ़ाई करनी होती है। जीएस 3 में इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, नेशनल सिक्योरिटी ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं। और जीएस 4 में थोड़ा सा फिलोसॉफी, इथिक्स, इंटीग्रिटी, मोरालिटी और बाकी की चीज़ें आ जाती हैं। आपका ऑप्शनल, आपकी चॉइस से आप ले सकते हैं। जैसा कि मेरा पॉलिटिकल साइंस था, तो आपको जो सब्जेक्ट पसंद है आपने वो सब्जेक्ट लेना चाहिए। बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि कौन सा ऑप्शनल लेना चाहिए, स्कोरिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा रहता है। तो एज सच स्कोरिंग ऑप्शनल नहीं होता, अगर ऐसा होता तो सारे लोग मैथ्स ले लेते। सो आपको एक आपका चॉइस का सब्जेक्ट लेना होता है। उसके बाद में एस्से पेपर होता है जिसमें आपको 2 एस्से लिखने होते हैं, 125, 125 मार्क के। तो ये पूरा इस एग्जामिनेशन का नेचर है। इसके बाद में इंटरव्यू होता है, वो सारी चीज़ें इंटरव्यू के आपको मुझे लगता है कि पता है। तो ये इस एग्जामिनेशन का पैटर्न है। इस एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ कोई है तो वो आपका हार्डवर्क है, क्योंकि बहुत सारे बार ऐसा कहा जाता है कि ये एग्जामिनेशन हमारे देश की सबसे मुश्किल एग्जामिनेशन है और इसको पास करने के लिए मेरिट चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा होशियारी होनी चाहिए होती है, हुनर होना चाहिए होता है, उसकी ज़रूरत होती है। लेकिन उससे भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हार्डवर्क की होती है, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 10th 12 में फेल हो चुके हैं एक ज़माने में और वो आगे चल के आईएएस ऑफिसर बने। तो हार्डवर्क ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इस एग्जामिनेशन में। आपको 12, 13, 14 घंटे पढ़ाई करनी होती है। हाँ, ये बात और है कि 14 घंटे आपको एक जगह नहीं बैठना है, आप 3-3 घंटे, 2-2 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं, 5 मिनट का आप ब्रेक ले सकते हैं। तो ये इतना आपको हार्डवर्क लेना पड़ता है। इसमें दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपका फोकस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार जब मैं पूना में था, लाइब्रेरी में कभी कभार मैं चला जाता था तो देखता था कि बच्चे किताब सामने लेकर बैठे, लेकिन उनका ध्यान कहीं और होता था, कोई म्यूजिक सुनता था, कोई इधर उधर देखता था। तो फोकस आपका होना बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो टाइम आप 13-14 घंटा बैठ रहे हैं तो वो पूरा यूटिलाइज आप पढ़ाई के लिए कर पाए, फोकस। तीसरी बात डेडिकेशन की होती है कि आपको पूरी तरह से झोंक देना है इस एग्ज़ाम के लिए। ये आपकी एक लड़ाई है, आप मैदान में उतर चुके हैं, आपके सामने आपके दुश्मन है और उन दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए आपको पूरी लगन से, पूरी मेहनत से आपको काम करना होता है। मैंने जैसा बताया है कि 4 साल मेरे हो चुके हैं पूना में। 2012 में मैं गया था,
इन 4 सालों में मैं बस 2 ही बार हमारे घर में ईद मनाने के लिए हमारे पेरेंट्स के साथ था। 6-7 महीने में मैं एक बार जाया करता था, क्योंकि गांव आने के बाद फिर से पुणे जाना और फिर वापस सेट होने में, वो माइंडसेट से बाहर निकलने, घर वालों के यादों से बाहर निकलने में 1 हफ्ता निकल जाता था। तो डेडिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, हार्डवर्क तो ऑब्वियसली होता ही है, इसमें पेशेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। क्योंकि बहुत बार अब आपके सामने मेरा एग्जाम्पल है, फर्स्ट अटेम्प्ट 21 साल, प्री क्लियर, मेंस क्लियर, इंटरव्यू क्लियर, फाइनल क्लियर, 361 रैंक। लेकिन हर एक के साथ ऐसा नहीं होता। मैं जब इंटरव्यू में गया था तब एक किस्सा ऐसा हुआ कि हम 6 लोग थे, हम 6 लोगों का इंटरव्यू होना था यूपीएससी का, और एक उसमें लड़का था, वो मेरे तरफ देख रहा था, मैं उसको बहुत छोटा लगा, इसलिए उसने मुझे सवाल पूछा कि भैया आपकी उम्र कितनी है। तो मैंने कहा भाई 21 साल। तो वो बहुत शॉक हो गया, क्योंकि 21 साल तक तो कुछ लोगों की डिग्री कंप्लीट नहीं होती, और मैं यूपीएससी ऐसी इतनी मुश्किल एग्जाम का इंटरव्यू फेस करने के लिए जा रहा था, जो कि बहुत अहम लेवल होती है इस एग्जामिनेशन की। तो मुझसे भी रहा नहीं गया, तो मैंने पूछा भाई तुम्हारी उम्र कितनी है। तो उसने कहा 31 साल। शॉक हो गया कि जब मैं पहली कक्षा में था तब वो 10वीं कक्षा में था। तो पेशेंस नाम की चीज़ की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको सक्सेस आएगा इसकी गारंटी नहीं है। ये एक कंपटीशन है, 4-4.5 लाख बच्चों में से 1100 बच्चे हर साल सेलेक्ट होते हैं, उसमें आपका नंबर आएगा ही ऐसा नहीं है। तो आपको बार बार पेशेंस रखकर आपको तैयारी करनी होती है। कभी आप प्रीलिम फेल हो जाओगे, कभी मेंस फेल हो जाओगे, कभी इंटरव्यू में रह जाओगे। तो ये आपको हर लेवल पर पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा हमें सब्र की ज़रूरत होती है, और सब्र का फल ऑब्वियसली मीठा होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको इसमें काम आ सकती है। ये 4 चीज़ें आप ध्यान में रखिए कि भाई हाँ, ये एग्ज़ाम मुझे करनी है, इसके लिए हार्डवर्क चाहिए, इसके लिए फोकस चाहिए, डेडिकेशन चाहिए और पेशेंस चाहिए। ये वैल्यूज़ अगर आपके पास है तो आपको इस एग्ज़ाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। थोड़ा देर लग सकता है, कभी जल्दी भी हो सकता है, लेकिन श्योरली आप कभी ना कभी एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे। क्योंकि जो 31 साल का लड़का मुझे उस दिन मिला था, जिसका मे बी लास्ट 1-2 अटेम्प्ट बाकी थे, वो आज उसको भी आईएएस मिला है। तो आपको प्रयास करते रहना चाहिए, आपको ट्राई करते रहना चाहिए, कभी ना कभी आपको वो सक्सेस मिल जाता है। इस एग्जामिनेशन का और एक इम्पॉर्टेंट पहलू ये है, ये सारी चीज़ें मैं स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ, पेरेंट्स की ओर में आने वाला होगी। स्टूडेंट्स के लिए इसमें एक है कि ये एग्ज़ाम जो है बहुत बड़ी है, 60-65 किताबें आपको पढ़नी है, हर एक किताब आपको 3-3, 4-4 बार पढ़नी है, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, टेंशन आ जाता है। उस वक्त आपके पास कुछ एसेट ऐसा होना चाहिए जो आपको मोटिवेट करे। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जब पढ़ाई से बोर हो रहे हो, आपको टेंशन आ रहा है पढ़ाई करने की, आपको बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, तो आप कोई इंस्पिरेशनल मेरे जैसे लोगों की या किसी भी की आप स्पीच सुन लीजिए, फिर मोटिवेट होकर तैयारी को लग जाइए। ये जो आउटसाइड का मोटिवेशन होता है बहुत टेम्पररी होता है, ये हार्डली 1 दिन तक रहता है, फिर दूसरे दिन फिर से फ्रस्ट्रेशन आना शुरू हो जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट ज़रूरत मोटिवेशन की है तो वो इंटरनल मोटिवेशन होता है, अंदर से आग बुझनी चाहिए, आपके अंदर से आग लगनी चाहिए कि मुझे ये करना है। अब इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? मैंने आपको कहा कि हार्डवर्क, फोकस, पेशेंस, सारी चीज़ें, लेकिन बहुत बार सवाल किया जाता है कि ये सारी चीज़ें लाई कहाँ से जाए, कहाँ से आएगी ये चीज़ें? हार्डवर्क तो मुझे करना है लेकिन मुझसे हो ही नहीं रहा है, पेशेंस तो चाहिए लेकिन मुझसे हो ही नहीं रहा है, फोकस तो मैं करना चाहता हूँ लेकिन हो नहीं रहा है। तो इसका जवाब अगर किसी चीज़ में है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में बताऊँ तो आपको क्यों करना है, कुछ भी हो, आपको मेडिकल करना है, इंजीनियरिंग करना है, क्यों करना है, इस सवाल का जवाब आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आपको इंटरव्यू में आप चले जाएंगे, प्रीलिम क्लियर करेंगे, मेंस क्लियर करेंगे, इंटरव्यू में आपको जाएंगे, 90% गारंटी, 90% ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि आपको सिविल सर्विसेज में क्यों आना है। तो ये इस सवाल का जवाब आप अभी से आपके दिल में बना लीजिए कि मुझे क्यों करना है। क्योंकि जब भी आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा, जब भी आपको फेल्योर आएगा, तो आप अपनी आंखें बंद करिए और आपको क्यों बनना था उसको ध्यान में लाइए, उसको आपके सामने लाइए। फिर देखिए 5 मिनट में आपको जो मोटिवेशन चाहिए, जो आपको स्टैमिना चाहिए, जो स्ट्रेंथ आपको चाहिए, वो अपने आप आ जाएगी। तो एक्सटर्नल मोटिवेशन से भी ज़्यादा कोई ज़रूरी चीज़ इस एग्जामिनेशन में है तो वो इंटरनल मोटिवेशन होता है। और ये की है, मैं आखिरी में इसलिए बता रहा हूँ कि जो सारी चीज़ें ज़रूरी है, हार्डवर्क वगैरह सारा, ये सारा इस सवाल के जवाब से आता है। मेरा इस सवाल का जवाब क्लियर था कि मुझे क्यों बनना है। तो जब भी मुझे फ्रस्ट्रेशन आता था, जब भी मेरे पास पैसे नहीं होते थे, जब भी मुझे कोई किताब खरीदनी होती थी लेकिन मैं खरीद नहीं पाता था, जब भी मेरी कभी पढ़ाई नहीं होती थी, घर पे किसी का झगड़ा हो जाता था, अम्मी अब्बू की मारपीट चलती थी, घर पे पता चलता था, फ्रस्ट्रेशन आता था तो पढ़ाई नहीं हो पाती थी, तब मैं एक 5-10 मिनट का ब्रेक लेता था, अपनी आंखें मिटाता था, मुझे क्यों बनना है, मुझे क्यों ये एग्जाम पास करनी है, क्यों आईएएस में बनना चाहता हूँ। इस सवाल का जवाब मेरा क्लियर था और जब भी मैं उसके बारे में सोचता था तो मुझे अपने आप इंटरनल एक मोटिवेशन आ जाता, मैं सारी तकलीफें मेरी भूल जाता था। तो जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि आप गरीब हो, अमीर हो, आप किस बैकग्राउंड से आते हो,
इसका इस एग्ज़ाम के सक्सेस से कोई रिलेशन नहीं होता। आपकी हार्डवर्क, आपकी पेशेंस और ये सारी चीज़ें आपके सक्सेस में कंट्रीब्यूट करती है। तो ये एक बात जहन से निकालना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी को, कि भाई हमें नौकरी नहीं मिल सकती। ये बहुत ही बुरी माइंडसेट है। अब मैं सुबह भी ये कहा कि आपको रोकने वाला कोई और नहीं है। ये सिस्टम, ये गवर्नमेंट, ये सोसाइटी, ये कोई भी आपको नहीं रोकती। उल्टा ये लोग आपको प्यार करते हैं, ये लोग आपको अंदर लेना चाहते हैं, ये लोग आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपको बूस्ट करना चाहते हैं। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो सबका साथ सबका विकास का नारा दिया है, या फिर जो 15 पॉइंट प्रोग्राम गवर्नमेंट की ओर से इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये आपके लिए तो है। सचिव कमेटी की कुछ रिपोर्ट्स में जो कुछ भी रिकमेंडेशन दिए थे, उस रिकमेंडेशन के माध्यम से आप लोगों को तो अपलिफ्ट करने का प्रयास हो रहा है, लेकिन फिर भी उसके रिजल्ट क्यों नहीं आते? गवर्नमेंट तो इनिशिएटिव लेती है, ब्यूरोक्रेसी इनिशिएटिव लेती है, सारी चीज़ें चलती है, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी फिर ब्यूरोक्रेसी में इतनी कम क्यों है? आज अगर देखा जाए तो IAS जो है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसमें मुस्लिम पॉपुलेशन का, मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन 3% है। IPS में 4% है, IFS में उससे भी बहुत कम है। तो इतना कम क्यों दिखाई देता है? इसका कोई जवाब है तो वो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन का ऑब्वियसली कंट्रीब्यूशन वो उसको करता है, लेकिन सबसे बड़ी अगर कोई रोकने वाली चीज़ है तो वो आपका माइंडसेट है। मैं जब चौथी कक्षा में था तब मेरी स्कूल बंद होने वाली थी, क्योंकि हमारे रिलेटिव ने मेरे अब्बू से कह दिया कि भाई पढ़कर इसको कौन सी नौकरी लगनी है, उससे अच्छा है इसको अगर आप 15-20 साल पढ़ोगे, उससे अच्छा है कि 15-20 साल इसको आप रिक्शा चलाने लगा दो, सिखा दो, इसको कुछ ना कुछ काम धंधा लगा दो इसको, तो फिर वो कमाई आपकी हो जाएगी। 15-20 साल आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो? तो मुस्लिम कम्युनिटी का प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे बच्चे होते हैं, इनको बच्चों से ज़्यादा हम एक एसेट की तौर पर देखते हैं कि ये जाएगा, काम करेगा, घर पे कमा के लाएगा। तो ये माइंडसेट बदलना बहुत ज़रूरी है। आपके बच्चे आपका एसेट नहीं है, आपके बच्चे हैं, उनको पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, माइंडसेट चेंज करना बहुत ज़रूरी है। आपके सामने मैं एग्जाम्पल के तौर पर खड़ा हूँ। मैंने ना किसी को 2 रुपये की रिश्वत दी है मुझे ये नौकरी मिलने के लिए, ना ही मैंने कोई गलत काम किया है। मैंने बस मेरी मेहनत की है। इस एग्जामिनेशन की जो ज़रूरत है कि क्या करना चाहिए एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, वो सारी चीज़ें मैंने दिल जान से उसमें लगा दी है। उसका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये बात आप आपके दिमाग से निकाल दीजिए। तीसरी बात बहुत बार माइंडसेट की ये होती है कि भाई आप पढ़ोगे, लेकिन आप जब इंटरव्यू में जाओगे तो वो लोग आपके साथ पार्शलिटी करते हैं। तो ये भी बहुत गलत हमारी सोच है। इंटरव्यू के लिए मैं गया, उन लोगों के साथ मेरा बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ। 275 मार्क का इंटरव्यू होता है। मुझे लगा था कि इंटरव्यू से बाहर निकलने के बाद कि भाई मुझे 170, 180, 190 के बीच में मार्क्स आएंगे। उन लोगों ने मुझे 199 मार्क्स दिए हैं, और वो बहुत ज़्यादा मार्क्स है, बहुत ज़्यादा मार्क्स है। 199 मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे, इतने मार्क्स उन लोगों ने मुझे दिए हैं। उन लोगों ने मैं किस मज़हब का हूँ, किस जाति का हूँ, किस बैकग्राउंड से आता हूँ, वो नहीं देखा। उन लोगों ने मेरी सोच देखी कि अंसार ये सारी चीज़ें चल रही है, तो आपको क्या लगता है ये सही है गलत है? तो उन्होंने मेरी सोच देखी, ना कि मैं किस मज़हब से आता हूँ। अगर मेरे मज़हब में कुछ गलत चीज़ें चल रही है तो क्या मैं उसके बारे में बात कर सकता हूँ, या कुछ गलत मेरे सोसाइटी में सिस्टम में हो रहा है तो क्या मैं खुलकर वो बात आप सामने रख सकता हूँ? तो ये हमारी सोच वो लोग देखते हैं। तो हमें हमारी सोच भी बदलने की ज़रूरत है, हमारी सोच में सुधार लाने की ज़रूरत है। हमारे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मेन स्ट्रीम की एजुकेशन देने की ज़रूरत है। मैं ऐसा नहीं करूँगा कि आप आपके बच्चों को कुरान मत पढ़ाइए, नमाज मत पढ़ाइए। वो ज़रूरी है, जिसको लगता है ज़रूरी है वो करना चाहिए, लेकिन अगर आपको दीन और दुनिया में बैलेंस करना है तो मेन स्ट्रीम की एजुकेशन आपके बच्चों को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसमें भी लड़कियों के बारे में तो बहुत बुरी सिचुएशन है। मैंने सुबह भी ये कहा कि अगर हमारे घर में मैं एज ए लड़की पैदा होता तो मैं आज यहाँ तक, इस मुकाम तक नहीं पहुँच पाता। तो ये मुस्लिम कम्युनिटी को आज सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको कहाँ जाना है। तो आप जो सोचते हैं वो आप बन जाते हैं। ऐसा बहुत जगह आपने गीता में भी पढ़ा है, गौतम बुद्ध ने भी ये कहा कि यू थिंक यू बिकम। अगर आप सोच रहे हो कि आपको नौकरी नहीं मिलने वाली तो आपको नौकरी नहीं मिलने वाली। दुनिया का कोई इंसान आपको नौकरी नहीं दे सकता। तो आपको आपकी ये सोच बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी इसमें ये बात जो मैं कहना चाहता था कि आपकी सोशो इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो आपके इस सक्सेस में ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करती। जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर आपके घर वाले पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं तो भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये जो मैंने कहा था कि इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए कि मुझे पढ़ना है, आगे बढ़ना है, एक अच्छी नौकरी लेनी है, अपनी सोसाइटी, अपनी सिस्टम, अपनी कम्युनिटी में परिवर्तन लाना है। तो ये एक बात आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि किस सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आप आते हैं, उसका और आपके इस एग्जामिनेशन के सक्सेस का कुछ ज़्यादा रिलेशन नहीं होता। हमारे औरंगाबाद शहर में, हमारे जालना से औरंगाबाद बहुत अच्छा है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हम में सिमिलर है,
हम भी ड्रॉट प्रोन एरिया में आते हैं, आप भी ड्रॉट प्रोन एरिया में आते हैं, एक दूसरे के पड़ोसी हम हैं। तो बहुत सारी चीज़ें सिमिलर है, लेकिन औरंगाबाद की ये खासियत है कि यहाँ पर एलिट तबका बहुत है मुस्लिम कम्युनिटी का, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, जो बहुत अच्छे घर में रहते हैं, अच्छी तालीम अपने बच्चों को देते हैं, लेकिन वो लोग भी अपने लड़की को, अपने लड़के को इस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन देने के लिए उनको मोटिवेट नहीं करते। वो चाहते कि भाई मेरे पास बहुत पैसा है तो मेरा बच्चा जो है, मेरी लड़की जो है, मेरा लड़का जो है वो मेरा बिजनेस संभाले, या फिर वो डॉक्टर बने या फिर वो इंजीनियर बने। तो ये भी मुझे लगता है कि इसमें बदलाव आना ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को सिविल सर्विसेज की ओर हमें उनको भेजना चाहिए। हालांकि उसमें उनका भी इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, किसी चीज़ को इम्पोज हम नहीं कर सकते। तो पेरेंट्स ने इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है कि सिविल सर्विसेज ये भी बहुत अच्छा एक करियर ऑप्शन हो सकता है। 40-45 साल की सर्विस मिल जाती है, देश की एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट हाथ में आती है, पावर मिलती है, अथॉरिटी मिलती है, सोसाइटी में से एक अच्छा स्टेटस मिलता है, लोगों के लिए काम करने का बहुत अच्छा अवसर मिलता है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि इस्लाम ये जो रिलीजन है, ये सिर्फ मुसलमानों का रिलीजन नहीं है। इस्लाम ये ह्यूमैनिटी का रिलीजन है, ये इंसानियत का रिलीजन है। तो हमें पूरी इंसानियत की सेवा करनी है, तो उसके लिए ये भी एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, लेकिन इसके बारे में भी आप सोचिए कि सिविल सर्विसेज में आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुस्लिम कम्युनिटी को। क्योंकि 3% अगर 14% पॉपुलेशन का हिस्सा है और 3% रिप्रेजेंटेशन है, तो इसके लिए जिम्मेदार आप लोग खुद है, इसके लिए सिस्टम बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। ये इसमें एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट बात है कि शुरुआत कहाँ से करनी है। बहुत बार ये सवाल किया जाता है कि भाई मुझे, हाँ ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने बताई, हमारा हो गया और हमको करना है, लेकिन शुरुआत कौन से ईयर से करनी चाहिए, कब से शुरुआत करनी चाहिए। तो मैं आइडियली ये बताता हूँ कि आप डिसाइड कीजिए कि 10वीं कक्षा में आपको क्या बनना है। यदि आपको IAS IPS बनना है तो 10वीं कक्षा में जब आप है तभी डिसाइड कर लीजिए। 11-12 आप 11-12 की अच्छी सी पढ़ाई कीजिए, लेकिन आप दिल में ये बात रखिए कि मुझे IAS IPS बनना है। उसके बाद जो है 12वीं के बाद फर्स्ट ईयर से लेकर ही आप एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप जब 12th पास हो जाते हैं तब आप 18 साल के होते हैं। फिर 18, 19, 20, 21 3 साल में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है। उन 3 साल में अगर आपने बहुत अच्छी तरह से फोकस रख के पढ़ाई की है तो 21वें साल की उम्र में आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं, जैसे कि मैंने दी। मेरी जो डिग्री थी, ये डिग्री कंप्लीट हुई जून 2015 में। अगस्त आने वाला, अभी अगस्त में एग्जाम आ रही है, वैसे ही अगस्त में ये एग्जाम हुई थी। मैंने अगस्त में एग्जाम दी, मतलब मेरी डिग्री कंप्लीट हुई, मैंने अगस्त में एग्जाम दी, मैंने क्लियर किया। फिर दिसंबर में मेंस हुई, वो भी क्लियर किया। अप्रैल में इंटरव्यू हुआ, मई में रिजल्ट आया, मैंने पूरी चीज़ें 21वें साल की उम्र में क्लियर कर दी। तो अगर आपको जल्द से जल्द बनना है, जल्द से जल्द आपके मुकाम आपको हासिल करना है, जल्दी से जल्दी आपको सिस्टम में आना है, तो बहुत जल्दी, ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जल्दी से जल्दी डिसाइड कर लीजिए कि आपको ये करना है। तो मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप चाहते हैं IAS IPS बनना, तो आप बहुत जल्दी ये डिसाइड कर लीजिए। फिर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 साल आप पूरे मेहनत से पढ़ाई कीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 1 साल में ये एग्जाम पास करना पॉसिबल है क्या। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ऐसा होता है कि 1 साल आपने पढ़ाई की और उस पढ़ाई के बलबूते पर आप एग्जाम क्लियर कर दिए। मैंने 3 साल पढ़ाई की, इस बलबूते पर मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ये सफलता मिली है। अगर आप ईयर्स के माध्यम से देखते हो तो ये मेरा शायद तीसरा अटेम्प्ट होता। तो आप जल्दी से जल्दी शुरुआत कीजिए। इसका दूसरा फायदा ये है कि जब आप जल्दी सिस्टम में जाते हैं तो आप ज़्यादा साल तक सर्विस कर सकते हैं। और सुबह ये बात चल रही थी कि अगर मैं 21वें साल में, अभी मेरा 22 कंप्लीट हो जाएगा अगले महीने में, और मैं ट्रेनिंग लेकर जब 23वें साल में ज्वाइन हो जाऊंगा सर्विस में, तब मैं प्रमोशन से लेकर कैबिनेट सेक्रेटरी, जो हाईएस्ट पोस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है हमारे देश की, वहां तक पहुंच सकता हूं। तो अगर आप जल्दी डिसीजन लेते हैं तो आप भी वहां तक जा सकते हैं, और बहुत बड़ी पोस्ट ये होती है, तो वहां तक आप पहुंच सकते हो। तो इसके बहुत सारे और भी फायदे हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि उनका ग्रेजुएशन खत्म हो जाता है, मेडिकल इंजीनियरिंग हो जाता है, 25-26 साल उम्र हो जाती है, तब उनके दिमाग में ये बात आती है कि भाई इंजीनियरिंग किया ये गलती हो गई, मेडिकल किया ये गलती हो गई, थ्री इडियट्स वाली सारी चीज़ें उनके साथ होती है, और फिर वो लोग उसके बाद तैयारी शुरू करते हैं। तो ये मुझे लगता है कि गलत बात है। आपको जल्दी डिसीजन लेना है, क्योंकि जब आप 25 साल के हो जाते हैं ना, तब आपके घर वाले आपके पीछे लग जाते हैं कि भाई कब नौकरी लग रही है, कब काम को लग रहा है। ये घर वालों का प्रेशर होता है। दूसरा प्रेशर पीयर प्रेशर होता है कि आपके जो दोस्त होते हैं वो कोई MNC में काम कर रहा है, कोई दुबई चला गया, कोई फॉरेन चले गया, कोई से कोई एक फला कंपनी में जॉब मिल गई, और आप जो है वो अनएम्प्लॉयड है। तो वो एक पीयर प्रेशर आपके ऊपर आ जाता है, और उसमें अगर कोई आपका छोटा दोस्त है 2-3 साल का, और वो अगर IAS बन जाता है तो और ज्यादा प्रेशर आपके ऊपर आ जाता है कि बंदा 21 साल 22 साल में बन गया और मैं 25-26 साल का हो गया, मैं अभी कुछ नहीं कर पाया। तो ये प्रेशर आना आपके ऊपर शुरू हो जाता है। तीसरी बात जो मेरे साथ अभी हो रही है, आपको रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं 25 साल की उम्र में।
तो वो भी आपको तकलीफ दे सकते हैं। मेरा नंबर किसी ने फेसबुक और व्हाट्सएप पे वायरल कर दिया, तो औरंगाबाद से ही मुझे 4-5 रिश्ते आ चुके हैं फ़ोन के ऊपर कि भाई हमारी लड़की है, ये पढ़ा फला पढ़ी है, आप शादी कर लो वगैरह। मैंने कहा मैं किस साल का हूँ, अभी 25 वगैरह साल के बाद में शादी करते हैं। तो हाँ, तो ये चीज़ें होती है कि आपके ऊपर ये प्रेशर आना शुरू हो जाता है जब आप 25 साल क्रॉस करते हैं आपकी उम्र। मैं ये नहीं कहूँगा कि 25 साल के बाद शुरुआत नहीं करनी चाहिए, कभी भी आप शुरुआत कीजिए, सक्सेस एश्योर है अगर आप वो सारी चीज़ें करते हैं तो। लेकिन थोड़ी मुश्किलें हमारी बढ़ जाती है जब हम 25-26 साल के हो जाते हैं। तो बहुत जल्दी आपको शुरुआत करनी है इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की। 3 साल की पढ़ाई है, 9-10 घंटा, 11-12-13 जितना भी आप पढ़ सकते हो उतना पढ़िए, मेहनत कीजिए। सक्सेस आपको, अगर आपने मेहनत ली है, जो एग्जामिनेशन की डिमांड है वो डिमांड अगर आप पूरी करते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता मतलब। और इसमें फाइनली मैं जो बात कहना चाहता हूँ कि पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पेरेंट्स, हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में ये है कि पेरेंट्स का रोल आज भी बहुत ज़्यादा है। हमारी मुस्लिम कम्युनिटी उतनी भी वेस्टर्नाइज नहीं है, उतनी भी मॉडर्नाइज नहीं है, अगर मैं ये कहना चाहूँ हिम्मत करके, कि वो अपने बच्चों को इंडिपेंडेंस दे कि आपको क्या करना है। वो अपने बच्चों को इंडिपेंडेंस दे कि भैया तुझे सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना है, ठीक है, उसमें एश्योरेंस नहीं है, गारंटी नहीं है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, मिल सकती है नौकरी, नहीं भी मिल सकती। तो वो गारंटी देने की उनको ये परमिशन देने की चांसेस बहुत कम होते हैं मुस्लिम कम्युनिटी में। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन सारे पेरेंट्स से कि अगर आपके बच्चे कुछ बनना चाहते हैं, डॉक्टर, मेडिकल, कुछ भी हो रहा है, स्पेशली अगर IAS IPS की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप उनको, उनके पीछे आप खड़े रहिए। मेरे अब्बू जो रिक्शा चलाते थे, अगर एक रिक्शा चलाने वाला अपने बेटे के पीछे खड़ा हो सकता है तो आप तो मुझसे कहीं ज़्यादा अमीर है, आपके पास सारी चीज़ें हैं, पैसा है, इमोशनल सपोर्ट है, सारी चीज़ें आपके पास है। तो वो आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। आपको आपके लड़की के पीछे, लड़के के पीछे खड़े होना है, उनको जो करना है उसमें आपको पेरेंट्स को मदद करनी है। और उसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स है। आज काविश फाउंडेशन की ओर से ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है। मैं खुद को अनलकी मानता हूँ कि जब मैं तैयारी शुरू कर रहा था तब मुझे कुछ ऐसे इनिशिएटिव या ज़कात फाउंडेशन के बारे में मालूमात नहीं थी। अगर मुझे मालूमात होती तो मेरा रैंकिंग शायद और भी अच्छा बढ़ जाता, और भी अच्छी तरह से मैं दिल्ली जाकर प्रिपेयर कर पाता, या फिर औरंगाबाद से ही मुझे ज़कात की मदद से मैं और अच्छा पढ़ाई कर पाता। लेकिन आज आपको ये स्टेज मिला है, आपको काविश फाउंडेशन का एक बेस मिल रहा है, उनका गाइडेंस मिल रहा है। आज आपके सामने अंसार शेख, मैं खुद खड़ा हूँ, आपके सामने एक एग्जाम्पल है कि भाई इस बंदे ने इतनी सारी चीज़ें फेस की, इसका स्ट्रगल हुआ, इतनी परेशानियां उठानी पड़ी, फिर भी ये 21वें साल में फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने देश का सबसे यंगेस्ट IAS ऑफिसर इस साल का बन सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें, आप बहुत खुशकिस्मत है आप लोग, क्योंकि मुझे बताने वाला कोई नहीं था। जब आप 11वीं 12वीं के बहुत सारे लोग हैं आप, तो मुझे बताने वाला कोई नहीं था तब कि कैसे करना है। क्या पुणे जाने के बाद में मुझे खुद ही स्ट्रगल करना पड़ा और पता चला, लेकिन आपको ये चीज़ें आसानी से मिल रही है। तो आपको काविश फाउंडेशन का एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। आपके सामने एक आदमी खड़ा है जिसने स्ट्रगल से 21वें साल में उम्र ये कंप्लीट किया है, और आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी है, आपके पास पैसे है, आप अच्छे एलिट कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आपके पास काविश फाउंडेशन और फिर ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया जो है दिल्ली का, या फिर हमदर्द स्टडी सर्कल, बाकी की जो चीज़ें हैं, वो लोग भी आपको बहुत सारा फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो आपको इस बारे में आप सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपका माइंडसेट बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं फाइनली ये बात कहूँगा, फिर इंटरेक्शन लेते हैं, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि देखो मैंने 10वीं में ये किया, बचपन में ऐसा था, स्कूल में ऐसा था, घर पे वैसा था, फिर पुणे गया, वहाँ पर ये हुआ। मैं वो चीज़ों के ऊपर आप बात नहीं करना चाहता, क्योंकि आप स्टूडेंट हो और आप ये, इससे भी ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है कि कैसे ये सारी चीज़ें करनी है। इस एग्जामिनेशन में जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है, वो एग्जामिनेशन आपका इन्फॉर्मेशन चेक करता है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन कितनी ज़्यादा है। तो प्रीलिम एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी कोई बात है तो वो रीडिंग। आप जितनी ज़्यादा बुक्स, अलग अलग बुक्स, एक सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ सकते हैं, उसका आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। जितनी ज़्यादा आप पेपर सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपको उसका फायदा होता है। तो रीडिंग, रिविजन और पेपर सॉल्विंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत मेहनत इसमें करना पड़ती है। मेंस की एग्जामिनेशन में आपको रीडिंग और राइटिंग दोनों की इक्वली ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत होती है कि एक पेपर आता है, 3 घंटे होते हैं, 20 सवाल उसमें होते हैं, हर सवाल का जवाब आपको 9 मिनट में देना है। उस 9 मिनट में आपको सवाल पढ़ना है, सवाल घुमा फिरा के पूछा गया है, वो सवाल समझ में लेना है। उसके बाद में इतना होने के बाद उसका स्ट्रक्चर तैयार करना है और 200 शब्द उसके लिए लिखने हैं। तो 200 शब्द पूरा समझ लेना, 9 मिनट एक सवाल के लिए। ऐसे 20 सवाल आपको 3 घंटे में सॉल्व करने हैं। इतना होने के बाद आपको फिर 2 घंटे का रेस्ट है, फिर आपको 3 घंटे,
फिर आपको 20 सवाल 4000 शब्द, दिन में आपको 6 घंटे लिखना है, 8000 शब्द लिखने होते हैं। दूसरे दिन फिर आपको छुट्टी वगैरह कुछ नहीं होती, फिर से आपको वही कंटिन्यू करना पड़ता है। 6 दिन तक मेंस का एग्जामिनेशन चलता है। आपको आपकी जो लैंग्वेज है, आप उर्दू पढ़ रहे हैं, मेरा तो मराठी से हुआ था। मेरा जो एक सक्सेस का जो बताते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंस रखती है मेरी सक्सेस, वैसे तो बहुत सारे कैंडिडेट पास हुए, फाइनेंशियल बैकग्राउंड तो है ही, लेकिन मराठी से मैंने किया। 12वीं तक मैं मराठी में पढ़ा था, फिर मैंने ग्रेजुएशन इंग्लिश मीडियम से किया फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे से, तो मराठी में मैंने पेपर दिया। अगर आप उर्दू में देते तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन उर्दू लैंग्वेज के ऊपर आपकी बहुत ज़्यादा कमांड होने की ज़रूरत होती है। बहुत अच्छी आपकी साफ सुथरी उर्दू होनी चाहिए, जो मेरी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, हिंदी भी नहीं है, मराठी पर ठीक ठाक है। तो आपको आपकी उस लैंग्वेज पे बहुत कमांड रखनी होती है, बहुत आपको एकदम वो एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज के अंदर पेपर सॉल्व करने होते हैं। आपको बैलेंस ऑफ ओपिनियन रखना होता है। आपको कोई भी कॉइन की एक साइड नहीं बतानी पड़ती है, आपको दोनों साइड बतानी होती है। आपको आपका कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है, आपके खुद के थॉट्स क्या है उस सब्जेक्ट के ऊपर वो देने होते हैं। आपको कंक्लूजन निकालना पड़ता है, आगे क्या करना चाहिए इसका सॉल्यूशन आपको सवाल से देना पड़ता है। तो आपको एक गांव से स्कूल से उठा के कलेक्टर की चेयर पर नहीं बिठाते। उसकी ये जो प्रोसेस है एग्जामिनेशन की, उस प्रोसेस से वो निकल आता है कि भाई अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है आपके डिस्ट्रिक्ट में, तो आप बैलेंस ऑफ ओपिनियन रखकर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रखकर डिसीजन ले सकते हैं क्या, या फिर आप अगर हिंदू है, या फिर आप मुसलमान है, या फिर आप क्रिश्चियन है, तो आप उन्हीं को फेवर करोगे। तो ये सारी चीजें एग्जामिनेशन में से क्लियर होती है। कंक्लूजन आप देते हैं, जब आप सॉल्यूशन बताते कि हाँ ये सवाल हमारे देश के सामने आज है, ये उसके रीजंस है, और मुझे लगता है कि इसके ऊपर ये सॉल्यूशंस लेने चाहिए, तो ये भी उस एग्जामिनेशन जो चेक करता है उसको पता चलता है कि हाँ इस बंदे के पास कोई बात है। अगर ऐसा इशू उसके सामने रोजमर्रा की जिंदगी में जब वो कलेक्टर बन जाता है तो वो उस इश्यू को सॉल्व कर सकता है। मैंने आपको कहा कि आपको हार्डवर्क करने की जरूरत है, तो सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए हार्डवर्क नहीं करना है। जब आप आकर चेयर पर बैठोगे तब भी आपको हार्डवर्क करने की जरूरत होती है, तब भी आपके पास टाइम नहीं होता, तब भी आपको फोकस रखना पड़ता है आपके काम के ऊपर, तब भी आपको पेशेंस रखना पड़ता है। क्योंकि जब आप अच्छे काम करने के लिए निकलते हो तो बहुत सारे बुरे लोग जो होते हैं वो आपके रास्ते में आकर खड़े हो जाते हैं, तब आपको पेशेंस की और हिम्मत की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो ये जो मैंने स्किल्स कहा कि इस एग्जामिनेशन को पास करने के लिए जरूरी है, तो वही स्किल जब आप आईएएस बन जाओगे, आईपीएस बन जाओगे, तो उसकी जरूरत होती है। तो इस एग्जामिनेशन का मकसद सिर्फ आपका नॉलेज चेक करना नहीं है, ये एग्जामिनेशन आपको पूरा उस मशीन से फिल्टर करके निकालती है कि भाई तू पढ़ाई कर, बहुत ज्यादा पढ़ाई है, तुझे टेंशन आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा, तो तुझे क्यों बनना है ये तू डिसाइड कर ले, हार्डवर्क तुझे करना है। तो ये एग्जामिनेशन आपको ये सारी चीजें करने लगाती है, उससे आपको अपने आप फिर स्ट्रगल करने की, हार्डवर्क करने की आदत लग जाती है, और आप जब जाकर उस चेयर पर बैठते हैं तो वो अपने आप निकलता है। फिर जरूरत नहीं पड़ती बैलेंस ऑफ ओपिनियन तैयार करने की, वो अपने आप बैलेंस ओपिनियन देने लग जाते हैं, अपने आप दोनों साइड बताने लग जाते हैं कि हाँ भाई मुस्लिम कम्युनिटी पीछे है, इसके लिए ये फला फला गोष्ठी, ये फला फला चीजें रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन आप ये भी बताते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी बैकवर्ड है क्योंकि इसके लिए ये कम्युनिटी खुद जिम्मेदार भी है। तो ये सारी चीजें अपने आप आने लग जाती है जब आप इस प्रोसेस से बाहर निकलते हैं। तो यूपीएससी की ये एग्जामिनेशन एक बोर्ड लेवल की एग्जामिनेशन नहीं है, ये एग्जामिनेशन आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करती है। एग्जामिनेशन आपको लिखने लगाती है, पढ़ने लगाती है, बात करने लगाती है। इंटरव्यू के लिए आप जब जाते हो तो आप साइलेंट नहीं बैठ सकते, उन्होंने सवाल पूछा है, आपको उसका जवाब देना है, और आपको एक सिंपल जो सर्वसाधारण हमारे जो कॉमन मैन होते, आम लोग होते, उनके जैसा जवाब नहीं देना, आपको एक एज एन आईएएस ऑफिसर आपको जवाब देना होता है। तो वो थिंकिंग लेवल आपकी चेक होती है। मैं बहुत बार देखता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं वो बात ही नहीं करते, आप उनको सवाल पूछे तो वो शर्माते हैं, नीचे मुंडी डाल देते हैं, कुछ बात नहीं करते। तो ये भी आपको ये एग्जामिनेशन सिखाती है कि भाई तू रिटर्न में क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर तुझे इंटरव्यू में क्लियर होना है तो तुझे बात करना बहुत जरूरी है, और सिर्फ आम लोगों वाली बात नहीं करनी, तुझे आगे जाके सोच तेरी रखनी चाहिए। एक सवाल जो मेरे इंटरव्यू का था और वो बहुत फेमस हुआ, हर न्यूज़पेपर में से आया, तो कितना जरूरी होता है आप देखिए कि इतना प्रेशर है उस इंटरव्यू के दिन। सब हम सूट बूट में गए थे, वहां पर बड़े बड़े राइफल लेकर सिक्योरिटी गार्ड्स घूम रहे थे। उस यूपीएससी बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है हमारे देश की, बहुत ज्यादा टाइट सिक्योरिटी, हर जगह सीसीटीवी कैमराज, उसमें इंटरव्यू के लिए जाना, वो डर लगा रहता है, 5 लोग अंदर बैठे हो गए, वो कैसे सवाल पूछेंगे, बहुत एंजाइटी होती, बहुत डर लगता है। इन सारी चीजों में आप जब इंटरव्यू के हॉल में इंटर करते हैं, वो मैं आपको आप एक्सपीरियंस लेके तब पता चलेगा कि 5 लोग बैठे हैं, आप जा रहे हैं और वो आधे घंटे आपको अलग अलग किस्म के सवालात पूछने वाले हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपको किस तरह से लड़ना है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप बातचीत करने वाले बने। लिखना पढ़ाई तो वो भी जरूरी होता है। तो मुझसे पूछा गया कि भाई हमारे जो मुस्लिम युवा है, हम देखते हैं कि कुछ इंसिडेंसेस हुए थे कि 2-3 लोग IAS ज्वाइन करने निकल गए थे इराक में, तो ऐसा क्यों हो रहा है?
उसकी मैंने 5-6 रीज़न बताए, सोशल रीज़न, इकोनॉमिक रीज़न, हिस्टोरिकल रीज़न, पॉलिटिकल रीज़न, और उसमें मैंने वहाबिज़म की बात की। फिर वहाबिज़म उन्होंने पूछा कि क्या होता है, फिर उसमें से मैंने बताते बताते शिया सुन्नी ऐसा मेरे इसमें आया। तो इस सवाल में से सवाल ये लोग पूछते हैं, तो उन्हें लगा कि भाई ये सुन्नी के ऊपर ज़्यादा क्रिटिसिज्म कर रहा है तो शायद ये शिया होगा। तो उन्होंने मुझे ऐसे पूछ लिया कि अंसार आप शिया हो या सुन्नी हो। तब मैंने इंस्टेंटली कहा कि सर मैं इंडियन मुस्लिम हूँ, इन बाकी चीज़ों पर मेरा भरोसा नहीं है। तो ये जो चीज़ें होती है आपके जवाब, ये जवाब आपको आपके मार्क्स देते हैं और ये सोच आपकी इस प्रोसेस से डेवलप होती जाती है। फिर आप ये किसी किस्म के जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं या भेद होते हैं आप उन्हें मानते नहीं हैं। तो ये एग्जामिनेशन आप में ये चीज़ें बिल्ड करती है। अगर आप मुझे जब मैं फर्स्ट ईयर में था, जब मैं 12वीं में था, ये सवाल पूछते कि आप शिया हो या सुन्नी हो, तो मैं आपको जवाब देता मैं सुन्नी मुसलमान हूँ। लेकिन जब मैंने इंस्टेंटली कहा कि सर मैं इंडियन मुस्लिम हूँ, तो ये बात कुछ अलग होती है। ये बात एक आम आदमी नहीं दे सकता। तो ये एग्जामिनेशन आपको बनाती है। तो ये एग्जामिनेशन सिर्फ आपको चेयर पर बैठाकर आईएएस नहीं बना देती, एक एज अ पर्सन आपको एक एग्जामिनेशन डेवलप करती है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी है, आपको पढ़ाई करनी है, आपका गोल डिसाइड करना है कि मुझे ये करना है, मुझे क्यों करना है, मुझे कब करना है, मेरे पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए, काबिज फाउंडेशन या फिर ज़कात फाउंडेशन या ऐसी जो का मुस्लिम बच्चों के लिए काम कर रही है तो उनका क्या होना चाहिए, आपके पेरेंट्स, आपके घर वाले, इनका माइंडसेट कैसे चेंज करना है, इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको काम करना है। और लास्ट में मैं इतनी ही बात कहूँगा क्योंकि मुझे आपसे इंटरेक्शन करना है, मैं आपको मेरे स्ट्रगल के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगा, लेकिन लास्ट में ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि मुझ जैसा एक लड़का जिसके घर पे कभी कभी खाने के लिए एक टाइम का खाना नहीं होता था, जो बच्चा अपने घर में रोज़ अपनी अम्मी को मार खाते हुए देखता था, उसकी पैंट गीली हो जाती थी, जिस बच्चे ने अपने बहनों की शादी के वक्त दहेज देते हुए देखा है, उस दहेज के लिए साहूकार से कर्जा उठाते हुए देखा है, जिस बेटे ने उसकी माँ को खेत में जाकर काम करते हुए देखा है, मार खाते हुए देखा है, 1 साल मेंटल हेल्थ क्लिनिक जो है कादरी का पड़ेगा का वहां पर एडमिट होते हुए देखा है, वो लड़का पढ़ाई करके आगे जाकर हार्डवर्क करके अगर आपके सामने एज एन आईएएस ऑफिसर, वो भी यंगेस्ट ऑफ दिस ईयर हो सकता है, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? तो ये सारी बातें हैं, बातें चलती रहेगी। अब जो इम्पोर्टेंट सेशन है मुझे लगता है कि उसकी शुरुआत हमें करनी चाहिए। यही सारी बातें मुझे आपको बतानी थी। पेरेंट्स को मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आपके बच्चों को इस फील्ड में भेजने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें, इसकी बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है।